सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था और एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी अहलिया एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान हो। बड़ा गौर से देखने पर उसे समझ आया कि वो तो एक चूहेदानी है। खतरा महसूस होने पर उसने घर के पीछे जाकर कबूतर को बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने उसका पहले तो बहुत मजाक उड़ाया और फिर कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। अच्छा, मायूस होकर चूहा ये बात मुर्ग को बताने गया। मुर्ग ने भी वही किया कि मजाक उड़ाया और कहा कि जा भाई, ये मेरा मसला नहीं, तेरा मसला है। अच्छा, फिर चूहा और मायूस हो गया। फिर वो बकरे के पास गया, उसने बकरे को बात बताई तो बकरा हंसता रहा और उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज़ हुई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया। अच्छा, अंधेरे में उसकी जो दुम थी ना, उसको चूहा समझकर किसान की अहलिया ने जब उसको निकाला तो सांप ने उससे डस लिया। अब उस खातून की तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल रहा था कि उतने में किसान की बीवी की खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार भी मिलने आ पहुंचे, जिनके खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन मुर्ग की बारी थी। मुर्ग को ज़िबा किया गया। अब कुछ दिनों के बाद किसान की जो अहलिया वो मर गई। जनाजा और मौत की ज़ियाफत में फिर किसकी बारी आई? बकरा पकाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था, इसलिए बकरा भी हलाल कर दिया गया। और इस तरह चूहा दूर जा चुका था और वो तमाम लोग जिन्होंने मजाक उड़ाया था चूहे का, वो सब उबल के पक के खाए जा चुके थे। अब इस कहानी का मतलब सबक क्या सीखा? सबक ये मिलता है कि अगली बार कोई जब आपको अपने मसले बताए, आपको ये लगे कि ये मसला मेरा तो है ही नहीं, तो इंतज़ार कीजिए और ज़रा सोचिए कि हम सब खतरे में तो नहीं है। उसका मजाक उड़ाने के बजाय दोबारा सोचिए कि कहीं हम सब खतरे में तो नहीं है। खुद तक महदूद मत रहिए, दूसरों का एहसास कीजिए। अब सियासत की बात कर लेते हैं। यहाँ कोई भी किसी का एहसास नहीं करता, एहसास करने को तैयार ही नहीं है। सबको कहते हैं कि अपनी अपनी पड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून की तकसीम का ख़तरा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग की आला क़यादत और इसके ज़ेर असर जो लीगी रहनुमा हैं अपनी अदाओं पर गौर करने को तैयार नहीं है। यानी बिल्कुल ख़तरे को सामने देखकर आंखें बंद करने वाले कबूतर जैसा रवैया अपनाया हुआ इन लोगों ने। अब मुस्लिम लीग नून में वाज़े धड़ेबंदी नज़र आ रही है। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये तो रूमर्स हैं, ये तो अफवाहें हैं, ये तो सिर्फ खबरें हैं, ये तो झूठ है। अब तो सब चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे ढीठ हैं जो कहेंगे कि नहीं, ये बात गलत है और वे मानने को तैयार नहीं होंगे। क्लियर बातों को भी झुठलाने के लिए तैयार होंगे। कॉन्फिडेंस कहते हैं, ढिठाई की पीक कहते हैं, कॉन्फिडेंस की पीक नहीं। अब ये बात ठीक है कि जिस तरह घर के मसाइल घर में हल किए जाते हैं और इस तरह सियासत में भी इख्तलाफात को बंद कमरे में हल करने की कोशिश की जाती है, ठीक उसी तरह पार्टी के मसले भी पार्टी में ही हल होने चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें इज़्ज़त भी बच जाती है और पार्टी की बकाल वाकई बच जाती है। लेकिन हक़ाइक़ जो हैं, अगर आप उन पर नज़र डालें और जो हक़ाइक़ हैं वो ज़मीन में कितनी ही गहराई में क्यों ना दफना दिए जाएं, एक ना एक दिन सच सामने आकर रहता है। अब मुस्लिम लीग नून जो आपस की रंजिशें उन्होंने लाख छुपाई, लेकिन लाख क्यों ना छुपाए, अब ये छुप नहीं रही, बल्कि नून लीग में जो इख्तलाफात हैं उसकी अब रोज़ बरोज़ नई कहानियाँ सामने आती, बल्कि कहते हैं कि उबल के ज़ाहिर हो रही कहानियाँ। बिल्कुल ये सिचुएशन है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की सोच और हिकमत अमली एक दूसरे के साथ टकरा गई और नतीजे में क्या हुआ? इतना बड़ा धमाका जिसने PDM की इमारत को तबाह कर दिया। ठीक ऐसे ही हालात नून लीग के भी हैं। यानी नून में से शीन निकलना शुरू हो चुका है। नून लीग के कायद का वोट को इज्जतों का बयानिया इस कदर खसारे का सौदा रहा क्योंकि इस बयानिए के तेल ने नून लीग की सफ़ों में आग लगा कर रख दी। अब वोट की इज्जत तो नून लीग सिर्फ अपनी जीत की सूरत में मानती है, लेकिन हकीकत में वोट को इज्जत का तो पता ही नहीं। लेकिन नून लीग अपने वोटर को इज्जत नहीं दे सकी। कहने की वोटर तो दूर की बात, वो अपने कारकुनान को भी इज्जत नहीं दे पाई। अच्छा, कारकुन भी छोड़ देते हैं। नून लीग के वो रहनुमा जो शुरू से नून लीग के साथ खड़े रहे, इसके लिए कुर्बानियाँ देते रहे, इस जमात ने तो उन्हें भी साइड लाइन कर दिया। वो जो कहते हैं खुडे लाइन लगा दिया। पहले जावेद हाशमी बागी बने, लेकिन फिर उसी के प्यारे हो गए। फिर चौधरी निसार साहब जिन्होंने नून लीग के साथ कभी बेवफाई नहीं की, उनको भी खुडे लाइन लगा दिया गया।
और अब तो नून लीग के कायद उनकी बेटी अपने सगे भाई की किसी राय को इज्जत देने को तैयार नहीं है। अब सवाल एक उठता है, वो सवाल ये कि कौन सी जमहूरियत की नून लीग बात करती है, जबकि इसकी अपनी जमात में कुछ जमहूरियत नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आती, क्योंकि है ही नहीं, होगी तो नज़र आएगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहने कि डूबी नून लीग को बचाना चाहा, लेकिन नून लीग की लीडरशिप ने उनको हर मौके पर दबाना चाहा। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी जो मिसाक मईशत उसकी बात की कि वो इस अहम इशू पर हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा कि उनकी इस बात को उनकी अपनी जमात ने कहने की लिफ्ट ही नहीं कराई। जिसके बाद सियासत पर राय देने वाले कहते रहे कि जी शहबाज शरीफ साहब को कोई कदम उठाना पड़ेगा, अब उठाना पड़ेगा, उनको अपनी जमात के सामने खुल कर आना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ की राय में ये भी कहा जा रहा था कि नून लीग में 2 बयानी होने के बावजूद नून लीग नहीं टूटेगी, क्योंकि नून लीग के कायद और उनके साहिबजादी का बयानिया वोट बैंक को मजबूत कर सकता है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को उस बयानिया ने नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि फ़ायदा दिया। इसीलिए ये ख्याल किया जाता रहा कि नून लीग का रियासत मुखालिफ बयानिया नून लीग के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा, जबकि एक ख्याल ये पाया जाता रहा कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमत की सियासत है उससे भी नून लीग की अगले इंतखाबात में जीतने की जो राह है वो मज़ीद हमवार होगी, नुकसान नहीं होगा यानी फ़ायदा। अगर इन बातों को दुरुस्त मान लिया जाए कि नून लीग किसी सूरत में नुकसान में नहीं रहेगी, तो फिर क्या ये भी मान लिया जाए कि नून लीग के कायदे उनकी बेटी पार्टी का फ़ायदा होने के बावजूद शहबाज शरीफ को पार्टी की कमान देने का रिस्क नहीं लेना चाहते? यानी फिर मसला ज़ाती अना का हुआ ना, यानी शरीफ खानदान नून लीग को लेकर आपस में तकसीम हो गया। अब शहबाज शरीफ नून लीग की कहने की ड्राइविंग सीट पर दाव लगाकर बैठ गए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से उनकी गाड़ी की ब्रेक ही फेल कर दी जाए, और जब ब्रेक फेल होती फिर क्या होता है आप सबको पता है। और इस काम के लिए कभी मरियम खुद तो कभी फिर शायद खाकान अब्बासी साहब के ज़रिए कोशिश करती हैं। इसलिए अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अब नून लीग की तकसीम का ख़तरा है, और इस खतरे को खुद नून लीग की क़यादत बढ़ावा दे रही है। यानी ये तो कह लें कि वही कि आ बैल मुझे मार, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मार नहीं बल्कि प्यार से काम लेना चाहते हैं, और वो इसके लिए अपने भाई के कदमों में गिरने को भी तैयार हैं, और इमरानी मुआहदे के लिए भी वो तैयार है। आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, ज़रा क्लिप होगा एक शहबाज शरीफ साहब का, चलाइएगा आपने। अब शहबाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उन्होंने मरियम नवाज ग्रुप के खिलाफ कह लें कि कमर कस ली, इसी को कहते हैं ना कमर कसना। अब ये वाजे हो गया, क्लियर हो गया कि वो पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं, सारी जमातों को इदारों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और इसके लिए वो नवाज शरीफ के पाँव पड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर वो सियासत से दस्तबरदार भी हो सकते हैं। अब पार्टी पर कब्जे की जंग कह लें कि शिद्दत इख्तियार कर गई है, मुफाहमत और मज़ाहमत का बयानिया आपस में टकरा गए हैं। अब मरियम नवाज ग्रुप पर इस पर क्या कहेगा कि अब भी नून लीग की नायब सदर यही कहेंगे कि नून में से शीन निकलने की बातें बिल्कुल गलत हैं, अफवाहें, रूमर्स हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने साफ साफ पैगाम तो दे दिया कि मुल्की मसाइल पर कौमी मुफाहमत की जाए, माजी को फरामोश कर दिया जाए, तमाम बुनियादी जो मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में ढूंढा जाए। अब ये बयानिया नाजरीन मरियम नवाज ग्रुप के बयानिया की बाकायदा नफ़ी कर देते हैं। इसीलिए नून लीग के कायद कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बयानिए की लगाई गई आग को मुफाहमत के बयानिए का पानी बुझा दे। शहबाज बड़े पूरे एतमाद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो नवाज शरीफ को अपने बयानी पर ले आएंगे और उन्हें मना लेंगे, चाहे उन्हें पाँव पड़ना पड़े। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को मनाने के लिए अगर उनके पाँव तक पकड़ने को तैयार है तो ज़रा सोचिए। अब बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब इमरानी मुआहदे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरानी मुआहदा किया जाए, और वो इस बात की गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ मान जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की सोच कह लें कि बहुत अच्छी है, लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करती चलूँ कि पहले भी नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने पर आपने ज़मानत दी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, और अब उनके ना आने की जिम्मेदारी आप पर बनती है। आपके भाई ने आपके साथ भी अगर हाथ कर दिया था तो इस बात की क्या ज़मानत है कि अब आपके भाई आपकी मान कर फिर मुकर ना जाएं, और इस बात की भी ज़मानत नहीं है अगर आपको बाहर जाने की इजाज़त मिल गई तो आप भी वापस ना आए, क्योंकि मुमकिनात के इस खेल में कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब सबके साथ मामलात को सुलझाना चाहते हैं, बात तो क्लियर हो गई, लेकिन अगर शहबाज अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो इससे सीधा सीधा एक तासुर ये भी जा सकता है कि हुकूमत और नून लीग में कोई डील होगी या फिर शहबाज और हुकूमत में कोई डील होगी। और जहाँ तक नवाज शरीफ के मानने की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी सूरत इनकी बात मानेंगे, वरना शहबाज कब के अपने बड़े भाई के पाँव पड़ चुके होते, कब के। खैर, अब मरियम नवाज ग्रुप के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब कह लें कि बाकायदा आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में निकल आए हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब के शाइए की मरियम नवाज ने दी थी,
और मरियम नवाज ग्रुप की मज़ामत की पॉलिसियों को शहबाज शरीफ साहब रगड़ा दे रहे हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी की वापसी पर इस्तीफ़ों की धमकी दी थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि किसी को पीडीएम की किसी जमात को निकालने का कोई हक ही हासिल नहीं है। सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। तो अच्छा, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शमूलियत की दावत देने के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। और उन्होंने क्या कहा था अब्बासी साहब ने कि जी पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का अगर हिस्सा बनी तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले, उसूलों पर मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पीडीएम में कोई जमात किसी को निकालने या रखने की अकेली अथॉरिटी नहीं रखती है। एक जमात और बयानात में इतना ज़्यादा तज़ाद, आप भी हैरान होंगे नाजरीन। अब बात दरअसल है क्या, बात यह है कि मरियम नवाज ग्रुप पीपल्स पार्टी को पीडीएम में दोबारा देखना भी नहीं चाहता। वो कहते हैं ना कि मुझे नज़र भी ना हो, वो सिचुएशन है कि मुझे नज़र भी ना हो, दिखो भी ना, देखना भी नहीं चाहता। जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि किसी तरह वो दिख भी जाएँ, वापस आ जाए। अब ये हो ना सीधे सीधे दो बयानी, यानी एक कहता है कि मेरी नज़रों से दूर चले तो मुझे नज़र भी ना हो, और दूसरे कहते हैं कि किसी भी तरह वापस आ जाओ। ये सीधे सीधे ये दो अलग बयानी, एक बयानिया ये और एक बयानिया ये, एक टकराव का, सीधा सीधा टकराव का, और एक बचाव का। लेकिन वही बात कि नून लीग अपनी बचत खुद करना ही नहीं चाहती। अब ऐसा लगता है कि लीगी रहनुमा ने तय कर लिया है कि वो अपनी पार्टी को तोड़ कर ही दम लेंगे, डबो के ही दम लेंगे। ये तो खुद नून लीगी जो है, खुद अपनी जो पार्टी है वो टाइटैनिक जहाज जैसे डूबा था, टाइटैनिक की तरह डुबोने के लिए तैयार है खुद। अब शहबाज शरीफ साहब ने दुखी दिल के साथ ही अभी बंदा इस तरह की बात कर सकेगा ना, जिसको पार्टी बचाने की फिक्र होगी। अभी दुखी दिल के साथ उन्होंने चौधरी निसार साहब के बारे में भी कुछ कहा। उनका क्या कहना था, इसके लिए उनका ये तीसरा क्लिप देखिएगा जी। तो अब मालूम नहीं कि शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार के मामले पर ये जो इजहार ला ताल्लुकी है वो किस मसलहत की वजह से कर रहे हैं, किसी मसलहत की वजह से कर रहे हैं, या फिर वो आने वाले वक्त में चौधरी निसार के हवाले से कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अब कहने को तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनके चौधरी निसार के साथ ताल्लुकात शुरू में कहते हैं कि ठीक नहीं थे, चौधरी निसार उनके मुखालिफ थे, लेकिन बाद में उनके दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन निसार के असल जो दोस्त हैं, उनकी जो असल दोस्ती है वो नवाज शरीफ साहब के साथ थी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने ये भी मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर कर दिया, वाज़े कर दिया कि उन्होंने चौधरी निसार साहब को पंजाब असम्बली में हलफ लेने का कोई मशवरा नहीं दिया और हलफ लेना उनका ज़ाती फ़ैसला है। शहबाज शरीफ साहब ने इतना ज़रूर कहा है कि उनकी वालिदा की वफ़ात पर चौधरी निसार साहब उनसे मिलने आए थे। अच्छा नाज़रीन, चौधरी निसार जिस तरह कहा करते थे, आपको याद होगा कि जी नून लीग की नायब सदर बच्ची हैं और उनका सियासत में कोई तजर्बा नहीं है। अब कुछ ऐसी बात शहबाज शरीफ साहब ने की, उन्होंने बात को बैलेंस करने के लिए कह लें कि अपने बेटे हमज़ा को भी उसी कैटेगरी में रख लिया, उसी कैटेगरी में हमज़ा को रख के बात को बैलेंस किया। समझते हैं ना कि बात को बैलेंस कैसे किया जाता है, और जो बैलेंस करता है ना वो बड़ा सियाना होता है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने बड़े सियानेपन का मुजाहरा कि बात को बैलेंस करके कि अपने बेटे को भी उसी कैटेगरी में रख दिया कि मरियम और हमज़ा दोनों अभी मैच्योर नहीं है। देखिए ज़रा, इसे कहते हैं चौके छक्के मार देना, जो शहबाज शरीफ साहब ने मार दिए हैं, चौके भी छक्के भी। अब बड़ी महारत के साथ शहबाज शरीफ साहब ने बड़े सियानेपन का मुजाहरा कि बड़ी महारत के साथ शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज़ को पैगाम दे दिया कि अभी सियासत में पुत्र ताड़ा वक्त नहीं आया, आपका वक्त अभी नहीं आया। हाँ, आगे उनका वक्त आ सकता है, लेकिन अभी उन्हें तरबियत की ज़रूरत है। अभी उनके वालिदैन मौजूद हैं और लीडरशिप रोल उनके पास है। गोया अभी सिर्फ एक काम करें, इंतज़ार करें अच्छे बच्चों की तरह। अब देख लें नाज़रीन, मुझे यहाँ वो उस्मान बुज़दार साहब की वो बात याद आ गई जो उन्होंने बड़ी मासूमियत में कही थी कि अभी मैं सीख रहा हूँ। अब शहबाज मरियम को बता रहे हैं कि उन्हें अभी सीखने की ज़रूरत है, जब वो मुकम्मल सीख जाएं फिर करें सियासत, लेकिन सीखने के बाद। यानी अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की इस बात से ये नतीजा निकालूँ कि वो दबे लफ्ज़ों में कहना चाहते हैं कि नून लीग की नायब सदर अभी सियासत के मैदान की कच्ची खिलाड़ी हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वो अकेले मरियम के लिए बात कहते तो नून लीग के अंदर से बड़ी आवाज़ें आना शुरू हो जाती कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा और भतीजे के बारे में ये कह दिया। इसलिए उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया, सियानेपन का सबूत दिया कि मरियम नवाज़ के साथ हमज़ा शहबाज का भी नाम ले लिया, बैलेंस कर दिया बात को। लेकिन आपको नून लीग के वीडियो लिंक वाली कहानी याद होगी जिसमें मरियम नाराज़ होकर उठ गई थी और इस इजलास में मरियम नवाज़ के वालिद यानी नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था उनसे, मरियम को कहा था नवाज शरीफ साहब ने कि वो हमज़ा से सीखें, यानी मरियम हमज़ा से सीखें। ऐसा मरियम के वालिद ने मरियम से कहा। कहने सुनने के लिए मेरे ख्याल से बाकी कुछ रह ही नहीं जाता। अब आई होप कि मरियम इस बात को समझें, डाइजेस्ट करें, हज़म करें, इस बात को समझें कि बड़े उनको कुछ कह रहे हैं अगर तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं।
अब यानी नवाज शरीफ साहब भी ये समझते हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब भी यही समझते हैं कि मरियम को अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, और वो भी हमज़ा से। यानी नवाज शरीफ साहब के मुताबिक अगर शहबाज शरीफ साहब ने बैलेंस करने के लिए मरियम और हमज़ा को एक कैटेगरी में रख दिया, तो नवाज शरीफ साहब ने हमज़ा को मरियम से ज़रा ऊपर रख दिया कि अगर मरियम और हमज़ा को कंपैरिजन किया जाए तो मरियम हमज़ा से सीख सकती हैं। यानी मरियम जो है वो हमज़ा से ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बल्कि हमज़ा जो है मरियम से थोड़े ज़्यादा सीखे हुए हैं, लिहाजा मरियम को भी हमज़ा तक पहुँचने के लिए हमज़ा से सीखने की ज़रूरत है। बाकी नाज़रीन आप समझते हैं। एहसान इकबाल साहब का क्लिप होगा, ज़रा वो भी चला दीजिएगा। अब मेरा बड़े अदब से एहसान इकबाल साहब आपसे सवाल है कि धड़ेबंदी और किसे कहते हैं और क्या होती है धड़ेबंदी? जब आप एक तरफ खड़े हों, दूसरा ग्रुप आपके साथ खड़ा होने को तैयार ना हो, बिल्कुल आप यहाँ हैं तो वो यहाँ खड़ा हो, मतलब धड़ेबंदी और अब क्या होती है? तो मेरे ख्याल से हर ज़बान पर नून लीग की तकसीम का जिक्र है, तो इसलिए बेहतर क्या है? बेहतर है कि नून लीग की जो क़यादत है ना, वो भी अब मान जाए और पार्टी के अंदर जो मसाइल हैं उसे हल करने की कोशिश करे, क्योंकि इन मसलों को झूठी दलीलों से नहीं बल्कि मिलकर बात करने से हल किया जाएगा। उसके लिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये मसला है, फिर उस मसले को हल करें। लेकिन अगर आप कहेंगे मसला तो है ही नहीं, तो फिर हल नहीं निकलने वाला। इसलिए बेहतर है कि मसलों को मिल करें, वरना जैसा कहानी जो मैंने आपको आगाज़ में सुनाई थी, कबूतर, मुर्ग और बकरे ने चूहे का मजाक उड़ाया था और चूहा बच गया था, कबूतर, मुर्ग और बकरा सब उबल उबल के पक पक के खाए जा चुके थे और चूहा बच गया था जिसका मजाक उड़ाया गया था। तो अब ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी कबूतर, मुर्ग और बकरे के साथ जो हुआ था ना, कुछ ऐसे ही आप लोगों के साथ भी ना हो जाए। अब समझ जाएँ तो बेहतर है, वरना वो क्या कहते हैं कि ना बांस रहेगा ना फिर बांसुरी रहेगी, क्योंकि एक पार्टी में दो बयानियों का चलन तो कभी नहीं चल सकता। ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। कहते हैं कि पीडीएम में कोई जमात किसी को निकालने या रखने की अकेले मजाज नहीं है, मैं अपनी राय किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकता हूँ। इत्तेहाद माजी में भी बनते और टूटते रहे हैं। अगर पीडीएम तकसीम हुई तो हमारे पास पार्लिमान का फोरम भी मौजूद है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड है, धांधली के जरिए आई है। अगर नया इमरानी मुआहदा किया जाए तो गारंटी देता हूँ कि नवाज शरीफ मान जाएंगे। कौमी मुफाद के लिए नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। और बैरून मुल्क जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बैरून मुल्क क्रिकेट खेलने या किसी से जादू टोना सीखने नहीं जा रहे, और कहते हैं कि मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, हर 4 माह बाद मेरा सिटी स्कैन होता है और हर साल बरतानिया से अपना चेकअप करवाता हूँ। मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि जी ये अभी बच्चे हैं, ये वक्त उनकी तरबियत का है, उनके बड़े अभी मौजूद हैं, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अच्छा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब आजकल बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या वो हुकूमत मुखालिफ पीडीएम इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो सकेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर जो दरारें पैदा हो गई हैं उनको ख़त्म कर सकेंगे, और क्या वो नवाज शरीफ साहब को मनाने में वाकई कामयाब हो जाएंगे, या ये बातें, ये दावे से नत की हद तक रह जाएंगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार के तारुफ के मोहताज नहीं औरिया मकबूल जान साहब। और इसे बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये सब आपने भी ये इंटरव्यू सुना होगा। शहबाज शरीफ साहब की इन बातों को आप कैसे देखते हैं? और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को तमाम वजूहात के बावजूद आपने देखा सुना कि वापस लाना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ है ही नहीं? देखिए, उनके इंटरव्यू के फौरन बाद ही शायद खाकान अब्बासी और उसके बाद बाकी लोगों का बयानिया जो है वो सामने आना शुरू हो गया। असल में ना पीटीएम की जो बुनियाद है ना वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। पूरी दुनिया में ना हमेशा हुकूमतों में इत्तेहाद बनते होते हैं, हुकूमत में इत्तेहाद होते हैं, अपोजिशन का कभी कोई इत्तेहाद नहीं होता। हुकूमत इत्तेहाद करके बनाई जाती है, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। अपोजिशन की जमातें जो है अलग-अलग कहती हैं हमारा अपना मंशूर है, हम उस हिसाब से चलेंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है किसी डिक्टेटर के खिलाफ। असल में पाकिस्तान में अजीब बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर जिस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं वो जिस तरह का मर्जी है दिमाग से चले जाते हैं। पीडीएम जब बनाया गया था ना तो बनाया ये गया था जो इमरान खान के खिलाफ नहीं था, बल्कि बुनियादी तौर पर उनका तक अदारों की जो मुदाखलत है वो उसके खिलाफ उनका माहद बना रहे हैं। उसमें 2 लोगों जो थे उनका राय आपस में मिल गई थी, एक नवाज शरीफ साहब और एक थे उसके साथ मौलाना फजल रहमान। दोनों जो थे अपने डसे हुए थे। अब कभी उनसे पूछते थे भाई आप हमें ये बताओ कि तुम इस्लामाबाद में आ जाते हो, अगर आप इस्लामाबाद में आ जाते हो तो क्या करोगे? तो पहली बात तो यह है कि कौन सा ऐसा कानून लेके आओगे कि जिसके तहत अदारे मुदाखलत नहीं करेंगे? इसका तो कानून तो मौजूद है,
तो आइन भी मौजूद है, बाकी चीजें। अच्छा, क्या अदारे जो है वो आपसे पूछ के करते हैं मुदाखलत? और अगर अदारे पूछ के नहीं करते तो क्या आपके लोग जो उनका साथ देते हैं, जो उनका फोन सुनते हैं, जो उनके कहने के पार्टियां बदलते हैं, वो कैसे हैं? तो इसका मतलब यह है कि कोई उनके पास रास्ता नहीं था, बस उनने एक किस्म की कंफ्यूजन पैदा करनी थी। यही वजह है कि जिन लोगों ने पीडीएम इसके खास मकसद के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर बनाई थी, वो शहबाज शरीफ के इस जो बयानिया और पीपल पार्टी का खास तौर पर जो रवैया है उससे हुए हैं मायूस। लेकिन शहबाज शरीफ का सवाल बड़ा अजीब ठीक है जी, वो सवाल बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का सवाल शहबाज जी भी पूछते हैं और बाकी लोग भी, कि क्या आपके अंदर, आपके वर्कर में ये सलाहियत है कि वो एक इनकलाब ला सकते हैं, वो जुलूस निकाल सकते हैं, वो डंडे खा सकते हैं, वो मारे खा सकते हैं, वो जेलें काट सकते हैं? नहीं काट सकते। पर्सनल लीग नून का वर्कर जो है वो, और इवन पीपल पार्टी का वर्कर, वो भी ऐसा है कि जो इस कुछ नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान ने अपने वर्कर्स ला के इस्लामाबाद में देख दिए, उनको कुछ नहीं मिला। तो असल मसला यह है कि पीटीएम जो है अब दोबारा तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और इस तरह के इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है। अच्छा जी, ये आज शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी हुई और यह सब बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो ये वो कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी और एनपी की वापसी के हवाले से इजलास के बाद कल हतमी फैसला किया जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये पहला इत्तेहाद है जिसको मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि कोई, जैसे वो टीवी चैनल के अंदर किसी को निकालना हो ना तो उसको शो का नोटिस दिया जाता है, या कोई किसी इंडस्ट्री में, यानी ये पार्टियों में ये नहीं होता। ये आप खुद सोचें कि एक सारी जहाँ जिस पार्टी के अंदर आपने रोटेशन रखी हो कि आज जो मौलाना फजल रहमान अगर सदर है तो कल कोई और होगा, कल नायब सदर है परसों कोई और होगा, तो अगला आके उसको निकाल देगा। ऐसे कभी इत्तेहाद नहीं हुआ करते, ना कभी चला करते। ये एक खास किस्म का एक ऐसा रवैया था जो मरियम नवाज के अंदर, और ये रवैया बेसिकली मरियम नवाज ने अपने वारिस से इनहेरिट किया है। उनको वो भी, उनके यहाँ भी माफी नहीं है, वो भी समझते हैं कि मैं जो हूँ, वो जो कुछ कह रहा हूँ, जिस स्टैंड पे खड़ा हूँ, यही वजह है कि उन्होंने बार बार अपने कैरियर को, अपनी बाकी चीजों को, बल्कि इवन मुल्क की बात को, सलामती को भी दांव पे लगाया। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये बात कैसे देख रहे हैं जो मरियम के हवाले से, और ये सब उन्होंने बात की है, मरियम का मिजाज मेरे ख्याल से तमाम लोग जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, और आप तो माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो मरियम के मिजाज से तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि वो अपने से बड़ों को भी कहती रही, डिक्टेट करती रही बाकायदा। चौधरी निसार साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है, जिन्होंने बाकायदा कहा कि जी मरियम मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती। इस तरह के बहुत से केसेस आपके सामने। हाँ, बहरहाल कुछ ऐसे हैं जो मरियम साहिबा के सामने जी हुजूरी करते रहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्लियरली कह दिया, उन्होंने हमजा का भी नाम दरमियान में ले लिया, साथ ले लिया कि जी मरियम अभी बच्ची हैं, मतलब आप बात अल्फाज का चुनाव जो भी कह लें कि मरियम अभी बच्ची हैं, सियासत के लिए मैच्योर नहीं है, तो मरियम कोई बात किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि मरियम के बारे में कह दिया जाए, क्योंकि मरियम तो खुद को बेनज़ीर भुट्टो से कम समझती नहीं है, मंझा हुआ लीडर समझती हैं। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर जान देने वाला एक वर्कर था। एक दूसरा, खुद उसने बाकायदा एक लंबी चौड़ी जद्दोजहद की थी, बाकायदा जेल काटी हुई थी, और उसको पता। दूसरा, तीसरी बात ये थी कि उसको अंदाजा था कि उसके अपने जो अंकल्स हैं वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और लोग उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए एक जाला वर्कर जो था उसके साथ था। मरियम नवाज के साथ कौन सा जाला वर्कर है? मरियम नवाज तो अगर वो लोग उनके जो एमएनए एमपी जो हैं वो ढोल तमाशे लेके उनके साथ जलसों में ना, तो मरियम नवाज तो जलसा कामयाब नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि गुजरावाला बहुत बड़ा उनका पावर सेंटर है, जलसा नाकाम हो चुका हुआ था। तो बेनज़ीर भुट्टो को मामला यह था कि बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत थी, पीपल्स पार्टी का जाला जिंदा था, पीपल पार्टी का जाला सड़कों पे मौजूद था, पीपल पार्टी का जाला भुट्टो पे जान देने के लिए भुट्टो की बेटी पे जान देता था। मरियम नवाज जो है वो तो अभी तक सियासत के, जैसे कहते हैं, मैदान के अंदर, वो बात सही कहते हैं कि अभी उनके ग्रूमिंग की जरूरत है, अभी बचपना है, और आप तरंग इस तरह की रखते हैं कि जैसे आप। अच्छा, और ये सब, ये बात तो बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बातों से अग्री करती हूँ, लेकिन मरियम के ऊपर तो बिजली की तरह गिरी होगी ना बात के। खुद ही चचा साहब ने कह दिया कि मरियम अभी मैच्योर नहीं है, मरियम को भी सीखने की जरूरत है, उनकी ग्रूमिंग हो रही है, तो मरियम को ये बात किस तरह बर्दाश्त होगी? देखिए, ये जो हुक्मरानी है ना, वो तो पूरी पार्टी को हाईजैक करना चाहती है, किसी हद तक करने की कोशिश भी करती रही। ये हुक्मरानी बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है। जिस शाहजहां को कहते हैं ना, आपने मुमताज महल के लिए इतना बड़ा ताजमहल बनाया था, उसने अपने हाथ से अपने सारे भाई मारे थे। जी जी। जो अनारकली का था ना हीरो जहांगीर, उसने अपने हाथ से अपने भाई की आंखों में सलाखें फेरी थी।
औरंगजेब आलमगीर कितना तजर्बेकार आदमी था, उसने भी अपने भाई को मारा। ये हुक्मरानी बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है। ये तो कुछ देखती नहीं, ये तो कोनिया अपने भाई को, अपने बाप को, बाप के सामने खड़ा हो जाता है, जहांगीर जो अकबर के सामने। तो ये अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले नवाज शबाशी बहुत ठीक थे, हमने उनको देखा करीब से, बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब औलादों का आपस में मुकाबला आ जाए ना, तो फिर वालिदैन से नहीं रहा जाता, फिर वालिदैन जो है वो बिल्कुल मुकाबले पे खड़े हो जाते हैं। बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात। ठीक है, अच्छा, और ये सब आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को ही नून लीग का बयानिया समझेगी, और जो एहसन इकबाल साहब है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया ही नून लीग का बयानिया, उसके अलावा तो कोई बयानिया है ही नहीं, एक ही बयानिया है, वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। अब आप कैसे देखते हैं नून लीग का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया? पीपल्स पार्टी कहती है हम शहबाज शरीफ के बयानिए को समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया आपको पता है बड़ा मेच्योर है मेरे ख्याल से, और नवाज शरीफ साहब का बयानिया, उनकी बेटी का बयानिया क्या है, वो सबके सामने है। देखिए, जलावतनी की सियासत सिर्फ 2 दफा हुई है दुनिया में। एक हुई है जब लेनिन जलावतन हुआ था, तो रूस में इनकलाब आया था और लाखों बंदे मार के आया था, और दूसरा जब इमाम खुमैनी जलावतन थे तो ईरान में इनकलाब आया था और वो भी लाखों बंदे मार के आया था। या तो ये तैयारी कर लें इस तरह की, जिस तरह की वो मारे खाने के लिए वर्कर इनका तैयार नहीं है। हालत यह है कि इनका वर्कर जो है वो तो देगे पका के दे सकता है, सुजुकियां दे सकता है, फ्लेक्स बनवा के दे सकता है, और मियां साहब को खर्चा, को डीजे का फंड उठा सकता है, लेकिन सोटी खाने को तैयार नहीं है, आंसू गैस खाने को तैयार नहीं है, सड़क पे धूप में आके बैठने को तैयार नहीं है। ये तो ऐसे क्राउड के साथ नवाज शरीफ का बयानिया लगा नहीं खाता। बयानिया उनका ऐसा है कि जैसे ट्रॉटस्की का बयानिया होता है, बयानिया उनका ऐसा है जैसे मौजे तो लॉन्ग मार्च करके निकलने, जैसे खुद वो एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलते लंदन के, कैसे हो सकता है? वो बात सरदारी साहब की बिल्कुल ठीक है, आए तशरीफ लाए, आगे लीड करे, हम साथ हैं आप। अच्छा, अब आगे जाके आपको क्या लगता है कि अगर हम देखें कि ये जो इस वक्त किसकी हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी मुस्बत साबित हो सकती है नून लीग के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की? नवाज शरीफ साहब की तो मेरे ख्याल से किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस समय दारों पे मुहाजरा ही करते रहते हैं। मेरा ख्याल है पूरी पॉपुलेशन ने ट्रेंड मिस कर दी है, मुकम्मल तौर पर मिस कर ली, क्योंकि आप ये जो हफ्ता डेढ़ हफ्ते की खबरें हैं ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब और गरीब खुशकुन खबरें, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का खास करम हुआ है। बस देख ना, आपकी जो फसलें हैं वो किस तरीके से बम्पर क्रॉप बनी है और किस कैफियत में बनी है, और आप इस गंदा में ऐसी है कि आपके पास सरप्लस होगी एक दफा, फिर उसके साथ आपका इकोनॉमिक रिवाइवल जिस किस्म का हुआ है, और वो कोरोना की वजह से हुआ है, क्योंकि कोरोना को ऐसे बांग्लादेश बंद हो गया, कोरोना को ऐसे अपना इंडिया बंद हो गया, आपकी टेक्सटाइल के अलावा और कोई टेक्सटाइल मौजूद नहीं थी, यूरोप के मार्केट की आपको जरूरत पड़ गई, आपकी सारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। फिर उसके साथ साथ अभी जो टीसियान वाला फैसला आया, ये बहुत बड़ा फैसला है जो कि लिक्विडिटी के हवाले से इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा कि पाकिस्तान को जो है आपको ब्लैकमेल इस तरह नहीं किया जा सकता। फिर आपके पास फिस्कल स्पेस आ गई, और मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा तनख्वाहें बढ़ गई जिसका वो इरादा रखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि फिर इसके बाद पीडीएम जो है उसके पास ये भी नहीं रह जाएगा मामला ना कि इन्होंने माशी तौर पर तबाह कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब ट्रेन मिस कर दी। असल मसला पता क्या था, इन्होंने दीवार को टक्कर मारने की कोशिश की जी। और टक्कर मारने के लिए होता यह है कि आपके पास स्ट्रेंथ भी उतनी होनी चाहिए, वरना अपना सर अपना टूट जाता है। वरना सर अपना टूटे अपना नुकसान किया जाता है। यानी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली या फिर अच्छी प्लानिंग बड़ा मैटर करती है, और यह सब अगर ना हो तो फिर अपना सर फोड़ लेते हैं। यही हुआ इनके साथ हो गया। ठीक है जी, और ऐसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए। जाने मुझे ब्रेक से वापसी पर सदीक जान उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर? जी, आज हम 2 खबरों पर बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे हुदैबिया केस के हवाले से, और दूसरा मामला उस पर पहले बात कर लेते हैं, और वो ये है कि पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, और इसमें वही किरदार हैं, वही लोग हैं जिनके बैरूनी NGOs के साथ मफादात हैं, जिनके बैरूनी NGOs के साथ तल्लुकात हैं। और आपको याद होगा कि हमने अपने इस प्रोग्राम में जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने जब ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट दी थी तो उसका जिक्र किया था, जिसमें अजमत सईद शेख साहब ने ये लिखा था कि पाकिस्तान के चंद नाम निहाद लिबरल्स, कुछ डॉलर खोर, वो बाहर से पैसा लेकर, और उनके लिए बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ के इदारों के खिलाफ बोलते हैं,
और इसी तरह से रेकोडिक में देखें, एक इसमें हमने ब्रॉडशीट में देखा था कि ब्रॉडशीट में पाकिस्तान के खिलाफ कौन एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर पेश हुआ था, और इसी तरह से रेकोडिक में देख लें कि पाकिस्तान के खिलाफ किसने गवाही दी थी। तो ये वही किरदार हैं जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आलमी फोरम्स पर जाके गवाहियां देते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के एक बार फिर बहुत ही मुनज़्ज़म साजिश जो है वो शुरू की गई है, मुहिम शुरू की गई है, और लगता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी फंडिंग है वो तेज़ कर दी गई है, क्योंकि आप जानती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, अब आपने देखा कि कोविड में पाकिस्तान के इदारों ने और ख़ासतौर पे NCOC ने जिस तरह से किरदार अदा किया, आप अपने हमसाया मुल्क देखें, अल्लाह ताला वो मनाजिर किसी को ना दिखाए, कोई मुल्क वो मनाजिर ना देखे जो भारत के मनाजिर थे, और बिल्कुल भारत के साथ पाकिस्तान है। हमारे हालात एक जैसे हैं, हमारा मौसम एक जैसा है, हमारी गुर्बत एक जैसी है, हमारे दोनों मुल्कों की सेहत की सहूलियात एक जैसी हैं, लेकिन पाकिस्तान का आप किरदार और पाकिस्तान की अल्लाह ताला के करोड़ा फजल और करम से कामयाबी देख लें और उधर देख लें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी कल हम NCOC में थे, और NCOC में जो वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी, वहाँ पता चला कि जब पाक फौज को लगाया गया, फील्ड में उतारा गया कि आप जाकर कोरोना के SOPs को फॉलो करवाएं, तो फौज के मैदान में आने से, फील्ड में आने से जो 30% के करीब SOPs की कंप्लाइंस थी वो 70% पे चली गई, और 70% SOPs फॉलो होने से आपकी जो पॉजिटिविटी रेट था, जो मस्बत आने की शरह थी कोविड की, वो आधी हो गई, और आप इस वक्त 5% से नीचे आ गए हैं। अगर कराची और सिंध को आप निकाल दें तो पाकिस्तान की बाकी जो हिस्सा है उसकी पॉजिटिविटी रेट 2 से 3% रह गया है, पंजाब में और बाकी सूबों में। हाँ, KPK में भी बहरहाल ज़्यादा है, KPK और सिंध में ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसे वक्त में जब आपने देखा कि पाकिस्तान की मुश्किल के हवाले से पिछले 4 रोज में 5 बड़ी खबरें आ चुकी हैं, जब आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड पे काबू पाया, जब आपने देखा कि NCOC, असद उमर साहब और वहाँ पे जो पाक फौज के जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी मेहनतों से, उनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से निकला है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं जब कल NCOC का मैंने इजलास अटेंड किया तो मैंने ये उन्हें कहा कि मैंने कहा ये तो वो चीज़ है जो आप लाइव दिखानी चाहिए थी, पूरी पाकिस्तानी कौम देखे कि कैसे हमारे NCOC ने, हमारे जो हुकूमत है, जो असद उमर साहब हैं, जो फौज के जिम्मेदारान वहाँ बैठे हुए थे, कैसे वहाँ पर डिस्कशन होती है और कैसे उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। तो ये तो था पहला मामला। दूसरा जो मामला है वो है हुदैबिया केस का। हुदैबिया केस का मामला ये है कि ये शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस है। और इसको क्यों सबसे बड़ा केस कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एतराफ़ी बयान मौजूद है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसके अंदर शवाहिद मौजूद हैं, और ये वो केस है जिसको जो है वो करप्शन की मां कहा जाता है। ये जितनी शरीफ खानदानी की करप्शन है उसमें सबसे बड़ा करप्शन का केस है। लेकिन ये केस टेक्निकल बुनियादों पर बंद हो गया था। इस केस में हमने देखा था कि पनामा केस के दौरान जब इमरान खान की दरखास्त पर नईम बुखारी साहब ने हुदैबिया का जिक्र किया, जजेस ने वो मामला देखा, उस वक्त चेयरमैन नैब को तलब किया गया। बहुत सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप इसको चैलेंज करेंगे या नहीं, उन्होंने कहा नहीं करूंगा। बहरहाल बाद में उनको चैलेंज करना पड़ा, टेक्निकल बुनियादों पर हुदैबिया केस बंद हो गया था। लेकिन अब इमरान खान जो हैं वो उन्होंने हुक्म जारी कर दिया है और अगले 10 से 12 रोज़ में बाकायदा तौर पर हुदैबिया के ऊपर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ये शरीफ खानदान के लिए बहुत बुरी खबर है। उसकी रीज़न ये है, ये वो केस है जिसमें इसाक डार का एतराफ़ी बयान मौजूद है, और हम नेक्स्ट वीक के अपने किसी प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को पूरा वो एतराफ़ी बयान पढ़कर बताएंगे कि इसाक डार ने कैसे ये एतराफ़ किया था कि कैसे उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। और बाद में कहा जाता है जी वो दबाव में आ गए थे। कैसा दबाव था कि उन्होंने अकाउंट नंबर भी बता दिए, उन्होंने बैंकों के नाम भी बता दिए, उन्होंने अमाउंट भी बता दी, उन्होंने किरदार भी बता दिए, उन्होंने लोग भी बता दिए, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन वो केस टेक्निकल बुनियादों पर बंद कर दिया गया। अब इमरान खान ने ये बड़ा फैसला किया कि इस केस को खोलना है, और 10 से 12 रोज़ में ये केस बाकायदा तौर पर खुलना जा रहा है। इस वजह से शरीफ खानदान, एक तो आपको पता है अंदरूनी लड़ाई का मामला है, और शहबाज शरीफ ने कल वाजे कर दिया है कि वो अपने भाई के पास फाइनल मुलाकात के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद शायद वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएं। अच्छा सदीक, इस हवाले से जरा एक और बात जरा बताइएगा, कुछ वक्त है तो मैंने कहा आपसे ये भी पूछ लूँ कि अब जो इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसने बड़ी कह रहे हैं कि धूम मचाई हुई, तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ज़बान ज़द-ए-आम है, वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब कि इमरानी मुआहिदा अगर नया किया जाए तो गारंटी देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब मान जाएंगे, यानी पाँव भी पड़ना पड़े तो नवाज शरीफ साहब को मना लिया जाएगा। मरियम के हवाले से भी साफ कह दिया कि वो अभी मतलब सियासत करने के लिए, इस चीज़ के लिए छोटी हैं, मतलब अगर आप जिस तरह भी लफ्ज़ों को चेंज करें, जो भी करें, तब्दील करें, किसी भी लफ्ज़ का इंतखाब करें, हाँ मेच्योर नहीं ना, उसका मतलब तो ये बनता नहीं कि छोटी हैं, अभी इस काबिल नहीं है। लेकिन मरियम साहबा के लिए तो बहुत बड़ा धचका है ये बात कि उनको शहबाज शरीफ साहब ये कह दें किसी इंटरव्यू में बैठ के कि वो मैच्योर नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज का वाज़ेह मतलब यही था कि मरियम सियासी तौर पर नाबालिग हैं,
उनको पता नहीं है। और जब मरियम के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने मरियम का जिक्र करते हुए हमजा का भी जिक्र किया और उन्होंने साथ और सारी जमातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा सबको है और उनको अभी ग्रूमिंग की जरूरत है, उनके वालिद उनकी ग्रूमिंग करेंगे, मैं भी उनको गाइड करूंगा। और इसके अलावा ये डॉक्टर साहब कंफर्म खबर है कि इस वक्त सलमान शहबाज बहुत एक्टिव है मरियम के खिलाफ बाहर बैठकर, और उन्होंने जो मॉडल टाउन में उनकी जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर जो मरियम कैंप के लोग थे, जो मुलाजमीन थे, उनको निकाल दिया गया है। वो बहुत एक्टिव हैं। ज़रा ये बताते हैं कि उनको इसलिए निकाला गया, उन जो मुलाजमीन थे कि वो मरियम के करीब थे, मरियम कैंप से तल्लुक़ रखते थे। और अब शहबाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया है कि अगर तो शहबाज शरीफ के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून चलेगी तो शहबाज शरीफ सियासत में रहेंगे, वरना शहबाज शरीफ अगर लंदन जाएंगे, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे और कहेंगे कि अब मैं अपने बच्चों अच्छा सदीक, वैसे आपने एक बात पे गौर किया सदीक, आप हर चीज पे गहरी नजर रखते हैं। सदीक, आप बड़े अच्छे रिपोर्टर कंसिडर होते हैं, आप हर चीज पे गहरी नजर रखते हैं। आपने एक बात पे गौर किया कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि मियां साहब को मैं मना लूंगा, मुझे पाँव भी पड़ने पड़े तो मैं मना लूंगा। ये बात अगर वो कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कहना भी इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि शायद मियां साहब ऑलरेडी मान चुके हैं, या सिचुएशन को देखते हुए उनको लगता है कि उनके पास आखिरी ऑप्शन है कि उनको मानना पड़ेगा। आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है? क्योंकि अगर वो ना मानते या बाजिद होते या बहुत ज़्यादा स्टबन होते तो शहबाज शरीफ साहब शायद इतनी बात भी ना करते कि मैं मियां साहब को मनाने की कोशिश करूंगा। देखें, नवाज शरीफ तो मान जाएंगे, लेकिन मसला है मरियम का। और मरियम इस वक्त जिनके हाथों में है वो नहीं चाहते कि मामलात मुफाहमत की तरफ जाएं, वो लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं। और मरियम साहबा के सबसे ज़्यादा करीब है परवेज़ रशीद साहब। वो परवेज़ रशीद साहब जब 99 में मार्शल लॉ लगा था तो उससे अगले रोज़ मीर शकील रहमान के अखबार में ये बयान लगा था मियां शरीफ का कि मेरे बेटों को परवेज़ रशीद ने मरवाया है, वो इनको खिलाफ करता रहा फौज के, और उन्होंने कहा कि मेरे बेटों को मेरी नाफरमानी की सजा मिली है। मैंने कहता था कि मत फौज से लड़ो, लेकिन ये फौज से लड़ते रहे और उसकी इनको सजा मिली है। मरियम साहबा लड़ाई चाहती हैं, मजामत चाहती हैं, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि इदारों पर हमले नहीं करने चाहिए। नवाज शरीफ को सिर्फ एक ही मसला है और वो ये है कि वो लंदन है सारी जिंदगी, उनको वापस ना लाया जाए, उनको जेल में ना डाला जाए, क्योंकि मियाँ साहब को पहले भी जब गिरफ्तार हुए थे तो मच्छर काटते थे, अब उनको तन्हाई काटती है। तो मियाँ साहब जो हैं वो बादशाहाना ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और जिस तरह से वो जिस तरह के खाने खाते थे, नाश्ते करते थे, ज़िंदगी उन्होंने पुरसकून गुजारी है, तो वो जेल नहीं काट सकते। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे जेल से बाहर रखें, बस बाकी जैसे है वो आप देख लें। अब शहबाज शरीफ बात करने जाएंगे, अगर नवाज शरीफ और मरियम मान गए तो वेल एंड गुड, वरना शहबाज शरीफ सियासत से अलग हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून फाइनली जो है वो नून, मीम और शीन का जो है वो फैसला हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तजज़िये के साथ। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।